सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं जे एडवांस का 2024 का पेपर होगा। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन कह रहा है अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज कंस्ट्रक्टेड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, प्लैंक्स कांस्टेंट एच एंड स्पीड ऑफ लाइट सी। इफ द डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज रिटन एज e to the power alpha epsilon naught to the power beta h to the power gamma c to the power delta n is a non-zero integer, then alpha beta gamma delta r is। तो देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ई टू द पावर दिस एप्सिलॉन नॉट ये पूरी जो टर्म बन रही है अपनी ये क्या बनती है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनती है। तो आपको ना अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा जो है इनको एक इंटीजर है n, उसके टर्म्स में नॉन ज़ीरो इंटीजर है उसके टर्म्स में निकालना है। तो सबसे पहले जो चीज़ अपन को गिवन है वो लिखते हैं ना, अपन इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अपन को ये गिवन है कि ये ई टू द पावर अल्फ़ा एप्सिलॉन नॉट टू द पावर बीटा एच टू द पावर गामा और सी टू द पावर डेल्टा जो है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनती है, ठीक है ना। तो मैं इसको m0 l0 t0 के बराबर लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इनके इंडिविजुअल डायमेंशनल फार्मूला सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो ई तो चार्ज है अपने पास, ठीक है ना। एक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखो यार कि जो मेरे को बच्चे देख रहे हैं उसमें से 90% जो है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे और सिर्फ 10% ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन अगेन। तो अब क्या है कि मुझे एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो मैं कोलम्बिक फोर्स वाले फार्मूले से F = kq² वाले फार्मूले से एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेता हूँ। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, q²/4π एप्सिलॉन नॉट r²। तो q चार्ज होता है, चार्ज यानी कि करंट इनटू टाइम। तो करंट के लिए a²t² हो जाएगा, at हो जाएगा। और क्योंकि q² है तो यहाँ पे a²t² आ जाएगा, ठीक है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है m1l1t-2 और r² का हो जाएगा आपका l², ठीक है। अच्छा, अब अपन इसको ये अपना एप्सिलॉन नॉट का हो गया डायमेंशनल फार्मूला। इसको सॉल्व करते हैं तो l² और l मिलके l³ हो जाएगा अपना। तो ये अपना एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला बन गया, ठीक है। अब हम दूसरा अपने पास है यहाँ पे h यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला अपन निकालेंगे =h न्यू वाले फार्मूले से। तो यहाँ से अपने पास h आ जाएगा E/न्यू। E होता है एनर्जी और वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स का तो अभी अपन ने यहाँ लिखा है, ये रहा फोर्स m1l1t-2, डिस्प्लेसमेंट का एल हो गया। तो ये आपके पास वर्क या एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। और ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का होता है t-1। तो t-1 जो है ऊपर जाएगा तो ये आपका t+1 बन जाएगा। तो ये जो बना है आपका ये आपका पूरा का पूरा h का डायमेंशनल फार्मूला बन गया, ठीक है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट का, राइट। तो c है स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड कोई भी स्पीड ले लें हम, तो LT-1 इसका आपका हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, राइट। अब अपन ने क्या करना है, ये जो सारा डेटा है अपने पास एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला h का और c का। तो एप्सिलॉन नॉट, h और c तीनों के डायमेंशनल फार्मूला पुट कर देंगे। यहाँ पे e का भी डायमेंशनल फार्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे। e मतलब हमारे पास हो गया चार्ज का हो जाएगा करंट इनटू टाइम। करंट की जगह a और t की जगह कैपिटल T आ जाएगा। तो at की पावर अल्फ़ा और एप्सिलॉन नॉट की पावर बीटा एंड वी आर हैविंग h की पावर गामा एंड c की पावर डेल्टा, ठीक है। और इसको हम m0 l0 t0 a0 के बराबर कर देंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारा डायमेंशन लेस है। आ रही इतनी बात समझ में। अब आगे चलते हैं। अब अपन पहले m को ले लेते हैं। तो m की पावर क्या क्या है, देखो m की पावर यहाँ बीटा आ रहा है तो m ऊपर जाएगा माइनस बीटा हो जाएगा। तो m की पावर अपन लिख लेंगे माइनस बीटा, ये मैंने लिख लिया m की पावर माइनस बीटा। और इधर आ रहा है m की पावर गामा, तो लिख लिया m की पावर गामा माइनस बीटा, और कहीं पे m नहीं है। फिर अपन बात करेंगे l की। तो l की पावर है 3 बीटा और l की पावर है 2 गामा और l की पावर है डेल्टा। तो -3 बीटा यहाँ से ऊपर जाएगा तो -3 बीटा और यहाँ पे 2 गामा और यहाँ पे डेल्टा। तो ये डेल्टा आ गया। ऐसे ही हम टी के लिए भी लिख लेंगे। तो ये यहाँ पे टी अल्फ़ा, तो टी अल्फ़ा है एक हमारे पास, राइट। तो ये टी अल्फ़ा आ गया। इधर देखेंगे तो ये टी ऊपर जाएगा, ये 2 -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो टी की पावर 4 हो जाएगा। तो टी की पावर 4 बीटा हो जाएगा, ये 4 बीटा हो गया। और यहाँ से माइनस गामा आ जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाएगा यहाँ से माइनस डेल्टा। ऐसे ही हम ए के लिए लिखेंगे a की पावर अल्फ़ा, a की पावर 2 बीटा, ठीक है। और कहीं पे a है नहीं। अब ये जो पूरा अपने पास आ रहा है ये भी =0 है, ये भी =0 है और ये सभी =0 हैं। कंपेयर कर लेंगे LHS और RHS को। तो
गामा माइनस बीटा अपने पास ज़ीरो हो जाएगा, तो गामा बराबर बीटा आ जाएगा अपने पास एक रिजल्ट, और ये वाला टर्म भी हम ज़ीरो के बराबर कर देंगे। तो मैंने यहाँ बीटा की जगह ना गामा ही लिख लिया डायरेक्ट, क्योंकि बीटा गामा के बराबर है या गामा बीटा के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने बीटा की जगह डायरेक्ट गामा लिख लिया, गामा का गामा एज इट इज आ गया, और यहाँ डेल्टा का डेल्टा एज इट इज आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस गामा बराबर आपका आ जाएगा माइनस डेल्टा, यानी कि डेल्टा और आपका गामा जो है वो भी बराबर है। तो गामा डेल्टा बीटा तीनों एक दूसरे के बराबर हो गए, ठीक है। अब अपन वापस यहाँ देखते हैं, अल्फ़ा 4 बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा बराबर 0। तो अल्फ़ा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, देखो हमने अभी अभी देखा है यहाँ पे, इधर अगर मैं इधर देखूँ तो अल्फ़ा बराबर क्या है, -2 बीटा। तो ये अल्फ़ा की जगह मैंने -2 बीटा लिख दिया, 4 बीटा एज इट इज़ आ गया। गामा की जगह मैंने गामा ही लिख दिया, और सॉरी गामा की जगह मैंने यहाँ पे हमको पता है गामा बीटा के बराबर है, तो गामा की जगह मैंने यहाँ पे बीटा लिख दूँगा, तो गामा की जगह बीटा आ जाएगा। डेल्टा की जगह भी बीटा आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा बीटा गामा तीनों सेम है, तो यहाँ पे भी बीटा आ जाएगा। तो माइनस बीटा -2 बीटा हो जाएगा। तो ये -2 बीटा ये तो पूरा टर्म ही कैंसिल हो जाएगा, 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो इसका अपना यूज़ ही नहीं आता। अब अपन इस रिज़ल्ट को, इस रिज़ल्ट को तीनों को अपन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इतना ही अपने पास हो जाएगा, इसी से अपना आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन को क्वेश्चन जो अपन ऑप्शंस चेक करें, तो ऑप्शंस के अंदर अपन को क्या है कि n एक नॉन ज़ीरो इंटीजर है। अब अगर मैं बीटा को -n मान लूँ, जैसे ऑप्शंस में अगर मेरे को मैच करना है, तो अगर मैंने बीटा को -n मान लिया, तो यह मैं यहाँ पे -n पुट करूँगा, तो मेरे पास अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा मेरा 2n, ठीक है। तो अगर मेरा बीटा -n है तो मेरा अल्फ़ा हो जाएगा 2n, ठीक है। तो ये मेरा अल्फ़ा बनेगा 2n, और बीटा गामा गामा और डेल्टा, ठीक है। बीटा गामा और डेल्टा, बीटा गामा और डेल्टा ये तीनों तो इक्वल है ही हैं, तो इसलिए मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो मेरा सही हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग अल्फ़ा को -2 बीटा मानते हैं, अगर हम बीटा को -n मानते हैं, तो मैं -n पुट करूँगा, तो अल्फ़ा मेरा हो जाएगा 2n। तो अल्फ़ा मेरा हो जाएगा 2n के, क्योंकि यहाँ पे ये अल्फ़ा इज़ करस्पॉन्डिंग टू 2n। बाकी मैंने जो ये अपने पास है गामा डेल्टा है ना, इसको अपन ने ऑलरेडी, और बीटा इसको अपन ने ऑलरेडी -n मान ही रखा है, तो ये बाकी सारे -n है, और जो ये अपना अल्फ़ा है ये 2n के बराबर हो जाएगा। सो दिस इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। So dear students, let us do this question. Question says two beads each of with charge q and mass m are on a horizontal frictionless non-conducting circular loop of radius r. One of the beads is glued to the hoop at some point while the other one performs small oscillation about equilibrium position along the hoop. Square of angular frequency will be. तो यहाँ पे अपन इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो डायग्राम कुछ ऐसे कि यहाँ पे एक आपके पास एक बॉल है, आपके पास एक यहाँ पे बीड है, और ये बीड यहाँ पे फिक्स है, इसका चार्ज मास m है। एक और इसके साथ में आपके पास बीड है, यहाँ पे ये ले लेते हैं अपन, ये एक ही बीड है, अलग अलग पोजीशंस बना रखी है मैंने, तो इसका भी चार्ज q है और इसका भी मास m है। तो क्या है कि भाई दोनों का चार्ज सेम है। अब ये वाली जो बीड है, मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ, इसको बीड नंबर 1 कह देते हैं, इसको बीड नंबर 2 कह देते हैं। तो जो बीड नंबर 2 है ना, जब वो यहाँ पे आती है ना, यहाँ पे हल्का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है उसका, तो ये वाली बीड इसको रिपेल करती है, तो उसके रिपल्शन का कुछ कंपोनेंट, फोर्स के रिपल्शन का कुछ कंपोनेंट इधर होता है, तो वापस इधर आ जाती है, फिर इधर जाती है, तो फिर रिपल्शन बढ़ जाता है ना, क्योंकि ये जब ये वाली बीड इधर आती है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस घट जाती है, तो रिपल्शन फोर्स जो है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से ये वापस इधर आती है। तो ऐसे स्मॉल ऑसिलेशन करती है, कौन सी वाली बीड, बीड नंबर 2, क्योंकि बीड नंबर 1 क्वेश्चन ने बोला वो हमारी फिक्स है, राइट। तो अपन क्या करते हैं, ये इसकी मीन पोजीशन है, इसकी मीन पोजीशन जिसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स देते हैं, इधर दे दो, इधर दे दो, किधर भी दे दो, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स देते हैं। जब अपन इसको बीड नंबर 2 को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स देते हैं, तो लेट ये इस बीड के साथ में, वर्टिकल के साथ में एंगल थीटा कवर करती है, अपन मान लेते हैं कि लेट ये थीटा एंगल कवर कर रही है, ठीक है। अब अगर ये वाला एंगल अपना थीटा बन रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो अपन को एक चीज़ तो पता है कि ये डिस्टेंस रेडियस है, और ये वाली डिस्टेंस भी क्या है, रेडियस है, ठीक है। अब अपन को ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्यों ये वाला डिस्टेंस अपन को क्यों चाहिए, क्योंकि ये दोनों चार्ज्ड बीड्स हैं, तो ये दोनों बीड नंबर 1 और बीड नंबर 2
एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो अपन ने तो रिपल्सिव फोर्स 2 पे देखना है, तो बी जो 2 वाली बीट है उस पर रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा। ठीक बात है ना, क्योंकि जो कोलम्बिक फोर्स होता है वो अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस लगता है, तो इस लाइन के लॉन्ग बीट नंबर 2 पे इस डायरेक्शन में इधर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब जो इस पर ये रिपल्सिव फोर्स लगेगा उसके लिए अपन को उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे ज्योमेट्री लगा लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस अपन को निकालना है ना, तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बन गया, देखो आप मेरा ये वाला एक ट्रायंगल बन गया, ये आर है, ये आर है। ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्योंकि ये एंगल थीटा है इसलिए ये एंगल भी अपना थीटा हो जाएगा। अपन ने ये बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, तो ये अपने पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ये एंगल थीटा है, तो ज्योमेट्री से ये अपने पास आ जाएगा आर कॉस थीटा। सिमिलरली ये वाली साइड भी अपने पास आ जाएगी आर कॉस थीटा, और ये टोटल लेंथ हो जाएगी अपनी 2r कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझ में आपको। अब जो अपना रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो लगेगा इधर, मैं मान लेता हूँ ये रिपल्सिव फोर्स अपना लग रहा है F। अब क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा कितना, F कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा इधर F साइन थीटा। तो ये जो F साइन थीटा है ये ही इस बीड को वापस यहाँ लेके आ रहा है। तो इसका मतलब अगर ये बीड यहाँ पे आ रही है तो अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस आ रही है, इसका मतलब ये SHM कर रही है, SHM कर रही है ना, क्योंकि जो उस पर यही रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा, और बिना रिस्टोरिंग फोर्स के SHM होता नहीं है। तो जो अपना रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो होगा S साइन थीटा। अब अपन को F निकाल लेना है। F क्या होगा, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, कोलम्बिक फोर्स, तो उसकी वैल्यू अपन को पता है, होता है KQ स्क्वायर बाय उनके दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पे तो 2r कॉस थीटा है दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो हो जाएगा 4r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो F की वैल्यू अपन को पता लग गई, उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये अपनी F की वैल्यू हो गई मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। अब थीटा जो है बहुत स्मॉल एंगल है, देखो ध्यान रखो हमेशा जो SHM होता है दिस इज़ ओनली ट्रू फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स, हमेशा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के लिए ट्रू होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसलिए अपन ने जो उसको डिस्प्लेसमेंट दिया है ना x, ये वाला x डिस्प्लेसमेंट दिया, दिस इज़ वेरी स्मॉल, सो दैट्स वाई दिस एंगल इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल। तो एंगल अगर बहुत बहुत छोटा है तो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा होगा ये और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो अपन इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अपने पास क्या है, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए अपन को, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा अपने पास, ये थीटा एंगल हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे आ जाएगा x/2r। ओके, अच्छा अब अपने पास रिस्टोरिंग फोर्स की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, m नीचे चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यही वाला जो स्टेप है इसी को मैंने यहाँ पे लिख लिया, k की जगह मैंने वैल्यू लिख दी 1/4πε0, ये 1/4πε0, q स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, 4 × 2 8 हो गया, और r स्क्वायर इंटू आर अपना, r स्क्वायर इंटू आर अपना, ये अपना r क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं इसको r क्यूब लिख देता हूँ, ये r क्यूब आ जाएगा अपने पास, राइट। तो ये अपना r क्यूब आ गया यहाँ पे। अब अपन को ये दिख रहा है यहाँ पे कि अपन ने इस FR की जगह मास इनटू एक्सेलरेशन ले लिया और m नीचे आ गया अपना, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय x। तो इसको, इस इक्वेशन को अपन किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, SHM की इक्वेशन के साथ। आपको पता है SHM की इक्वेशन क्या होती है, SHM की जनरल इक्वेशन होती है d2x/dt² इज इक्वल्स टू ω²x। ठीक है ना, ये d2 x/dt² एक्सेलरेशन होता है, दैट इज इक्वल्स टू ω²x। यहाँ पे अगर मैं वेक्टर भी ले लूँ तो माइनस का साइन भी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहा हूँ, तो मैंने इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लिखा है, राइट। तो ये पूरा का पूरा अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूँ तो ये पूरा का पूरा मेरा क्या हो जाएगा, ω²। ठीक है, तो यही मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर, एंड इफ़ वी विल चेक, so our answer will be option number B will be the right option for this particular question. Thank you. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है कि thin uniform rod of Lenthal certain mass is kept on a frictionless horizontal table with a massless string of Lenthal। तो ये एक रस्सी है, massless है, लेंथ L है इसकी, इसके साथ एक रॉड अटैच्ड है, रॉड की लेंथ L है, और ये रॉड का मिड पॉइंट है L/2 पे। यहाँ पे इम्पल्स दी जाती है P इम्पल्स, यहाँ से x दूरी पे।
पी इम्पल्स दी जाती है इस रॉड को, ठीक है। इफ़ अ हॉरिजॉन्टल इम्पल्स पी इज इम्पार्टेड टू द रॉड एट अ डिस्टेंस x इक्वल्स टू L/n, तो ये जो x है ये L/n है, तो n बताओ कितना होगा। और ये भी कंडीशन गिवन है, रॉड एंड स्ट्रिंग रिवॉल्व टुगेदर। ऐसे नहीं होता कि ये आगे चली जाती है पीछे रह जाती है, ऐसे नहीं होता, दोनों साथ में घूमती हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो रहेगा, ये दोनों बिहेव करेंगे रिजिड बॉडी के जैसे, दोनों का जो ओमेगा रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। सो हियर इज़ द कंडीशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी 3L/2, क्योंकि ये L/2 है, ये L है। ये पूरा सिस्टम ओमेगा से घूम रहा है, ये जो इसका सेंटर है ये भी ओमेगा से घूम रहा होगा, बिकॉज दिस इज होल एज अ रिजिड बॉडी, क्योंकि क्वेश्चन ने दिया हुआ ही है कि इसका ओमेगा बदलता नहीं है, दोनों चीज़ें साथ में घूमती हैं, तो रिजिड बॉडी होगी। जो इम्पल्स दिया ना आपने, उसकी वजह से जो इसका सेंटर ऑफ मास है कुछ सीधा चलता है, सपोज इसके सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी आ जाती है vc, तो इम्पल्स अपन लगाते हैं यहाँ पे इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। भाई इम्पल्स लगाने से मोमेंटम क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो जे क्या है, इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम डेल पी, जे बराबर डेल पी इक्वेशन होती है, ठीक है। तो जे की जगह पी पुट कर देंगे, क्योंकि इम्पल्स अपन को पी दी हुई है और इनिशियल मोमेंटम तो ज़ीरो है, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा इसका मास m, वेलोसिटी vc, तो m vc, तो यहाँ से vc बराबर आ जाएगा p/m, सिंपल। अब क्या करें, अब लगा देते हैं एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। पहले लीनियर इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाई, अब लगाएंगे एंगुलर। तो j इक्वल्स टू डेल पी, यहाँ हो जाएगा j इंटू आर परपेंडिकुलर बराबर डेल एल। आर परपेंडिकुलर क्या है, ये जो इम्पल्स लगाई ना अपन ने, जिस पॉइंट पे इम्पल्स लगा रहे हैं, तो उस पॉइंट का सी पॉइंट से डिस्टेंस, क्योंकि अपन एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन सी पॉइंट के अबाउट लगा रहे हैं, तो जे आर परपेंडिकुलर मतलब ये इम्पल्स हो जाएगी आपकी पी इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, पी इंटू एक्स, ये हो जाएगी एंगुलर इम्पल्स। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो ज़ीरो था, ठीक है। फाइनल हो जाएगा आई सी ओमेगा, और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12 ओमेगा, ये वाला ओमेगा सेम है, तो ओमेगा मैं निकाल सकता हूँ, हमको पता है v बराबर ओमेगा आर होता है, तो vc बराबर हो जाएगा ओमेगा आर। इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस दूर है ये c, 3L/2, तो vc बराबर हो जाएगा ओमेगा 3L/2, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 2vc/3L, तो ओमेगा की जगह पुट कर देंगे 2vc/3L। vc क्या है, p/m, तो vc की जगह पुट कर देंगे p/m, ठीक है। दोनों चीज़ें कर सकते हैं, vc की जगह p/m भी पुट कर सकते हैं, या तो ये पुट कर लो, या ये p की जगह mvc पुट कर लो। तो मैंने यहाँ पे p की जगह mvc पुट कर लिया, vc को एज इट इज़ रहने दिया, तो mvc कैंसिल हो जाएगा, m ये तो कैंसिल हो चुका है, L² और L कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 12 कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे सिर्फ L, यहाँ पे x, तो x बराबर L/18 अपना आंसर आ जाएगा, तो 18 अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपन को ये पूछा था यहाँ पे L/n, सो n इक्वल्स टू 18। तो ये क्वेश्चन अपन को कह रहा है कि अपने पास ना 2 टैंक्स हैं, ये 2 वाटर टैंक हैं, 1 नंबर और 2 नंबर का, दोनों में h हाइट तक, स्मॉल h हाइट तक पानी भरा हुआ है, और ये दोनों जो टैंक हैं ये एक बिल्डिंग के ऊपर रखे हैं जिसकी हाइट है कैपिटल H और स्मॉल h में अपन को रिलेशन गिवन है। यहाँ पे होल कर रखे हैं, इधर दोनों साइड पे होल कर रखे हैं, और इन होल्स में से पानी निकल रहा है। जो दूसरा वाला टैंक है, जो सेकेंड वाला टैंक है, इसके साथ एक पाइप कनेक्ट कर रखी है, और यहाँ से एक्चुअल में पानी यहाँ से आ रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि
पहले वाले को टैंक को एम्प्टी होने में T1 टाइम लगता है, दूसरे टैंक को एम्प्टी होने में T2 टाइम लगता है। तो T1/T2 का रेशियो क्या होगा ये अपन को पता लगाना है। ये क्वेश्चन है पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्ट बता दिया मैंने आपको। तो सिंपल है कि अपन यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ करते हैं, A1V1 बराबर A2V2। तो ये अपना A1 एरिया ये हो जाएगा, V1 ये हो जाएगा। आपको पता है यहाँ से वाटर निकलेगा, कितनी हाइट तक भरा हुआ है, H हाइट तक भरा है। तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स हो जाएगी √2GH। तो स्मॉल a इंटू √2GH, और A2 ये वाला एरिया टैंक का एरिया, और ये जो हाइट है पानी की हाइट है H हाइट, किस रेट से कम होगी, dH/dt से कम हो रही होगी, वही पानी की स्पीड होगी माइनस के साइन के साथ, क्योंकि हाइट डिक्रीज़ हो रही है। तो माइनस dH/dt। dt को लेफ्ट साइड पे ले लेंगे, पूरी टर्म को यहाँ डिनोमिनेटर में ले लेंगे नीचे। तो यहाँ पे अपने पास RHS में होगा -a/a dH/√2GH, और यहाँ लेफ़्ट साइड में होगा dt। इंटीग्रेट करेंगे, इनिशियली टाइम 0 था, तब पानी का टैंक H हाइट तक भरा था। टाइम T1 पे पानी का टैंक कोई हाइट नहीं है, पानी ख़त्म हो चुका है, सो 0। सिंपल इंटीग्रेशन है, √2g को बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, और dH/√h का इंटीग्रेशन करना है, तो वो हो जाएगा 2√h। लिमिट साइड से 0, लिमिट सब्स्टिट्यूट करने पे -2√h बचेगा, इधर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, T1 टाइम ये लगेगा। सेम इस टैंक के लिए कहानी करनी है। तो ये हो जाएगा A2V2, ठीक है। V2 की जगह सेम आ जाएगा अपने पास -dH/dt, और V1 क्योंकि अब यहाँ पे कितनी हाइट से पानी आ रहा है, तो ग्राउंड से टोटल हाइट लेनी पड़ेगी। तो अब टोटल हाइट हो जाएगी H+H। यहाँ से पानी निकलेगा √2g H+H वेलोसिटी से। तो स्मॉल a पाइप का एरिया, और इनटू जो वेलोसिटी है पानी की पाइप में बाहर निकलते हुए, √2g H+H। A2 की जगह a आ जाएगा, V2 की जगह -dH/dt। फिर से वही चीज़ करेंगे, dt इधर चला जाएगा, और ये वाला पूरा टर्म RHS में नीचे आ जाएगा। एंड अगेन 0 से T2 टाइम तक इंटीग्रेट करना है dt को, और यहाँ से इंटीग्रेशन करना है हमको इसका √H+H का, √H+H का। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपन को, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा √H+H का। तो ये कांस्टेंट है अपना, ये पूरा का पूरा टर्म, तो ये बाहर रखेंगे, और ये वाला टर्म रूट के साथ में अंदर ले जाएंगे इधर। एंड यहाँ पे माइनस का साइन है, अपन इंटीग्रेशन की लिमिट्स को चेंज कर देंगे, h से 0 है, 0 से h कर देंगे, माइनस का साइन हट जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करना है हमको, जैसे हमने पहले किया था। यहाँ पे -2√h हो गया था, तो सेम वे यहाँ पे अपने पास माइनस का साइन तो हट जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे इंटीग्रेशन है 2√H+H, ठीक है, 0 से h तक। तो हायर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे इन प्लेस ऑफ स्मॉल h। तो अपने पास आ जाएगा √H+H माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि 0 इन प्लेस ऑफ स्मॉल h, तो -√H बचेगा अपने पास, ठीक है। बाकी सब कुछ एज इट इज़ चल रहा है। अब अपन को एक पीछे रिलेशन पता है, ये वाला, ये अपन को गिवन है क्वेश्चन में, H बराबर 16/9 स्मॉल h। तो H बराबर 16/9 स्मॉल h वैल्यू पुट कर देंगे, इधर भी पुट कर देंगे। यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 9/25h, और यहाँ हो जाएगा -√16h/9। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये बनेगा अपने पास, ये तो बाहर कॉमन एज इट इज़ चल रहा है, √h/3, ठीक है। तो ये T2 आ गया अपना, 2a√h/√2ag3, राइट। यहाँ पे जो अपना ये g है, ये भी रूट के अंदर ही है, g इज़ ऑल्सो अंडर रूट, राइट। ये g अंडर रूट में है, यहाँ पे भी अंडर रूट में है g, ठीक है। तो अपन को अब T1/T2 करना है। आप देख सकते हो सिर्फ ये 3 एक फैक्टर आ रहा है, बाकी सब कुछ अपने पास कांस्टेंट है, 2a√h, 2a√h, √2ga और √2ga, सो 3। सो T1/T2 करेंगे अपन, तो अपने पास अपना आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे। T1/T2 करते ही 3 अपना आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। So let us do next question. Question is a point source S emits unpolarized light uniformly in all directions. तो आपके पास एक सोर्स है
और वो हर डायरेक्शन में अनपोलराइज्ड लाइट एमिट करता है। ए पॉइंट पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए पॉइंट पे इंटेंसिटी और बी पॉइंट पे इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो IA/IB है और वो 2 के बराबर है। फिर नेक्स्ट केस में क्वेश्चन बोलता है कि अगर आप बी से जस्ट बिफोर बी से जस्ट पहले 2 पोलराइड लगते हैं, ठीक है ना, एक पोलराइड आपने सीधा रखा है और एक पोलराइड आपने 45 डिग्री पे रखा है बी से जस्ट पहले, तो जो IA/IB का रेशियो पहले 2 आ रहा था अब कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। सो वी आर गोइंग टू फाइंड दिस। ये कैसे पता लगाएंगे, देखो ए पे इंटेंसिटी पहले IA थी, अभी भी ए पे इंटेंसिटी IA ही रहेगी, मैंने उसको IA' मान लिया और IA और IA' बराबर ही होंगे। इंटेंसिटी जो इसकी इंटेंसिटी जो बी पे पहुंच रही थी वो IB थी पहले। अब क्या होगा, एक सपोज़ आपने एक पोलराइड रखा है, आपको पता है कि जब अनपोलराइज्ड लाइट आती है तो उसके पास दोनों तरफ के वाइब्रेशन होते हैं, एक वाइब्रेशन ऐसे हो रहा होगा लाइट का, एक वाइब्रेशन ऐसे हो रहा होगा। तो ये जो पहला पोलराइड है ना, इस पोलराइड की वजह से इंटेंसिटी सीधा आधी हो जाएगी, क्योंकि ये वाले वाइब्रेशन हैं उनको ख़त्म कर देगा। तो क्योंकि अपन ने पोलराइड बिल्कुल इसके पीछे रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये तो दूसरा पोलराइड है ये जो अपने 45 डिग्री पे रखा है, इसके तक पहुंचने में जो इंटेंसिटी इसकी वजह से रहेगी वो पहली वाली इंटेंसिटी की आधी हो जाएगी। तो यानी कि इस वाले पोलराइड के पास जो इंटेंसिटी आ रही है वो आ रही है IB/2। IB कौन सी इंटेंसिटी है, जो बी पे ओरिजिनल पहुंच रही थी, तो इसकी वजह से इंटेंसिटी आधी हो गई। अब इसके पास ये पोलराइड बिल्कुल बी के पास में रखा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पास में ही है, हम इसको बिल्कुल यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल यहीं पे आई है यहाँ पे। अब इसकी वजह से इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, इसकी वजह से इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, देखो पोलराइड किसी एंगल पे रखा हो तो इंटेंसिटी होती है, जो उस पोलराइड पे इंटेंसिटी फॉल कर रही है लाइट की वो cos² थीटा। तो इस पे फॉल कर रही है IB/2 इंटेंसिटी की लाइट, cos² 45, दोनों की ट्रांसमिशन एक्सिस में एंगल 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री है तो cos² 45 हो गया। तो IB' जो यहाँ पे इंटेंसिटी आएगी वो आएगी IB/4। तो अपन को चाहिए IA'/IB', तो IA'/IB' क्या हो जाएगा, IA' तो IA के बराबर है और IB' की वैल्यू है IB/4, तो IB/4 पुट कर दी वैल्यू। अब IB ओरिजिनली 2 था, तो अपना आंसर 8 आ जाएगा। थैंक यू। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस डू दिस क्वेश्चन ऑफ JEE Advanced 2024 पेपर 1। क्वेश्चन सेज 2 यूनिफॉर्म स्ट्रिंग्स ऑफ मास पर यूनिट लेंथ μ1 4 μ लेंथ L and 2L। तो आपके पास 2 स्ट्रिंग्स हैं, एक की लेंथ L है, दूसरे की 2L है, मास पर यूनिट लेंथ μ है, यहाँ पे 4 μ है, दोनों को दोनों तरफ से बांधा हुआ है, एक तरफ P है पॉइंट, एक तरफ Q है। स्ट्रिंग्स जो हैं वो यूनिफॉर्म टेंशन, दोनों में सेम T टेंशन है। जो फ्रीक्वेंसी है V0 फ्रीक्वेंसी हमको दी है 1/2L√T/μ के बराबर है। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अगर O पे नोड बन रही है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होगी इन दोनों की कंपोजिट स्ट्रिंग की वो V0 के बराबर होगी। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये वाला जो पोर्शन है रस्सी का, क्योंकि अपन ने दोनों रस्सियों को साथ में बांधा हुआ है स्ट्रिंग्स को, तो दोनों को जब हम बांध के रखते हैं तो दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी से दोनों वाइब्रेट करेंगी, दोनों के वाइब्रेशन एक ही फ्रीक्वेंसी के होंगे, ठीक है ना, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगी। लेकिन जब दोनों सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगी, इसकी मास डेंसिटी और है, इसकी लेंथ और है, इसकी मास डेंसिटी और इसकी लेंथ और है, इनके अंदर लूप्स अलग अलग बनेंगे, ज़रूर लूप्स अलग। इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में जब ये पूरी वायर या स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही होगी तो ये वाली जो स्ट्रिंग है जिसकी मास पर यूनिट लेंथ μ है और लेंथ L है, इसके अंदर जो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा हमको पता, अगर हमें एक रस्सी को जिसकी मास पर यूनिट लेंथ μ है और लेंथ L है, अगर अपन उसको दोनों तरफ से बांध दें तो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन स्टैंडिंग वेव्स कुछ ऐसे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना, और ये फ्रीक्वेंसी होती है 1/2L × √T/μ। अब अगर मैं इसकी भी निकाल लूँ, यहाँ पे मैंने इस पोर्शन की तो निकाल ली और एक ऐसे लूप बन जाएगा इसमें, तो जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगी वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बनने वाली है, क्योंकि दोनों में सेम फ्रीक्वेंसी होगी। अब क्योंकि इससे कम तो फ्रीक्वेंसी बन ही नहीं सकती, ये तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, जिसको हम
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेम फ्रीक्वेंसी इसमें भी बनेगी, बट डिफरेंस क्या होगा, इसमें तो एक लूप बनेगा, इसमें कुछ नंबर ऑफ लूप्स अलग बनेंगे और कोई फ़र्क नहीं होगा। तो यहाँ पे नोड बनेगी और क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल बी वी नॉट। बिल्कुल ठीक, वी नॉट मतलब ये बिल्कुल सही बात है कि जो इस पूरी स्ट्रिंग में जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी बनेगी वो यही बनेगी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ये बनेगी यहाँ पे। अब अपन निकाल लेते हैं, जैसे सी ऑप्शन को देखता हूँ मैं, व्हेन द कंपोजिट स्ट्रिंग वाइब्रेट्स एट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, तो ये तो अपन को पता लग गया कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो जिससे ये पूरी स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी वो ये होगी। उस कंडीशन में क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी विद अ नोड एट ओ, जिसमें ओ पे नोड बन रही है, इट हैज़ 6 नोड्स इंक्लूडिंग एंड नोड्स, ठीक है ना। यहाँ पे भी नोड बनेगी, यहाँ पे भी नोड बनेगी। ऑफकोर्स जहाँ से हम रस्सी को बांध के रखते हैं ना, वहाँ पे तो हमेशा क्या बनती है, नोड ही बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो नोड्स बनेंगी, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स जब इस फ्रीक्वेंसी से पूरी रस्सी वाइब्रेट कर रही है तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स 6 बनेंगी। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो देखो एक बात हमेशा बेसिक कंसेप्ट याद रखो कि जब अपन रस्सी को दोनों तरफ से बांध देते हैं ना, तो जितने लूप बनते हैं ना उसमें, वो उतने ही हार्मोनिक में वाइब्रेट करती है। जैसे एक लूप बना तो ये फर्स्ट हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रही है, 2 लूप बनेंगे, ऐसे ये 2 लूप बन गए, ये 2 लूप बनेंगे तो सेकंड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रही है। तो पी लूप्स बनेंगे, अगर पी लूप्स बन रहे हैं तो पीएथ हार्मोनिक में वाइब्रेट करेगी, तो पी इंटू 1/2L इंटू √T/μ हो जाएगा। तो अब मैं मान लेता हूँ कि फंडामेंटल मोड में क्या होता है कि इसमें बन रहे हैं लेट n लूप्स, ठीक है, इसमें n लूप बनते हैं और इसमें m लूप्स बनते हैं। तो इसका वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी वाइब्रेशन की, n टाइम्स 1/2L इंटू √T/μ, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, बट दोनों में लूप्स अलग अलग हो सकते हैं। तो इसमें अपन ने m लूप्स माने, तो इसमें हो जाएंगे m टाइम्स 1/2L, अब इसकी तो लेंथ ही 2L है, तो एक 2 इंटू 2L हो जाएगा, इंटू √T/4μ, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अपन, यहाँ से √T/μ कैंसिल हो जाएगा, √4 बाहर जाएगा, तो यहाँ पे 8L बन जाएगा, है ना, 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा n बराबर m/4, यानी कि m बराबर 4n। n यहाँ पे n लूप्स बन रहे हैं, अगर मैं n को 1 मान लूँ तो ये m कितना आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि अगर यहाँ पे एक लूप बनता है फंडामेंटल मोड में, तो यहाँ पे अपन को मालूम है एक लूप बनेगा। तो जिस सिचुएशन में फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में यहाँ पे एक लूप बन रहा है, उसी कंडीशन में फंडामेंटल ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन में यहाँ पे 4 लूप बनते हैं। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि लूप्स अलग अलग बनेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन दोनों की f रहेगी मिनिमम, और वो ये होगी, वो तो अपन पहले देख लिया। तो ये मैंने वापस से डायग्राम बना लिया। तो 4 लूप बनेंगे यहाँ पे, तो 4 लूप बनेंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। तो ये ऊपर नीचे वाइब्रेट होती रहेगी, स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी। तो यहाँ पे एक नोड आएगी, यहाँ पे एक नोड आएगी, यहाँ पे नोड आएगी, एक यहाँ पे कोने पे, एक यहाँ पे कोने पे, और एक ये ओ पॉइंट पे नोड। तो कितनी नोड हो गई, 1 2 3 4 5 6 नोड्स बन जाएंगी, ठीक है। तो अपना जो 6th पॉइंट है जिसमें वो बोल रहे हैं कि 6 नोड्स बनेंगी इंक्लूडिंग n नोड्स, तो ये भी A और C अपने दोनों सही हो गए। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर करो यार, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। तो बी वाला पार्ट अपन करते हैं। बी वाला पार्ट पहले पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी वाला कह रहा है विद एन एंटी नोड एट ओ, ठीक है ना। ओ पे क्या बन रही है अपने पास, एंटी नोड बन रही है। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ कंपोजिट स्ट्रिंग इज 2v0। तो अगर ओ पे एंटी नोड बने तो मिनिमम जो इसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी ना वाइब्रेशन की, वो 2v0 हो जाएगी। तो ओ पे एंटी नोड बनने का तरीका क्या होगा कि भाई यहाँ पे एंटी नोड ऐसे बनेगी, ये खुल गया, ऐसे बनेगी एंटी नोड। तो यहाँ पे तो उस सिचुएशन में अपने पास जो अपन ने पहले सिचुएशन लगाई थी ना भाई, जब एक रस्सी एक ही तरफ से हिंज्ड होती है, एक ही तरफ से हिंज्ड होती है, तो उसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट हार्मोनिक होगा, थर्ड होगा, फिफ्थ होगा, सेवन्थ होगा, है ना। बाकी जो इवन हार्मोनिक्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं जब हम रस्सी को एक तरफ से बांधते हैं। यानी कि यहाँ पे एक एंटी नोड बन रही है, तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए कि यहाँ पे एंटी नोड बने, यानी कि रस्सी एक तरफ से बंधी हुई है, तो ऑड हार्मोनिक्स अवेलेबल होंगे इसके लिए भी, सिमिलरली इसके लिए भी। तो इसमें अपन मानते हैं कि अपने n लूप्स बन रहे हैं। तो ऑड हार्मोनिक के लिए जर्नल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4L √T/μ, ठीक है ना। ये तो नॉर्मल कंडीशन में होता है। अब अपन यहाँ पे अपन ने माना कि
लेट यहाँ पे अपने पास n लूप्स बन रहे हैं, तो ऑड बनने हैं, नंबर ऑफ लूप्स अपने पास जो बनने हैं यहाँ पे, या जो अपने पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आनी है वो ऑड फ्रीक्वेंसी आनी है, तो इसलिए अपन यहाँ पे लिख लेते हैं 2n+1। तो अगर मैं n की जगह 0 पुट करूँगा तो फर्स्ट हार्मोनिक आएगा, n की जगह 1 पुट करूँगा तो थर्ड हार्मोनिक आएगा, है ना, n की जगह 2 पुट करूँगा तो फिफ्थ हार्मोनिक आएगा, तो यहाँ पे फिफ्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी आएगी। तो जो भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगी, बस दोनों में, इसमें n लूप इसमें m लूप आने हैं, तो इसके लिए यहाँ पे सेम फॉर्मूला लिखूँगा, बस यहाँ पे m कर लूँगा, और 4l यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास ये जो है लेंथ इसकी 2l है, ये 2l लेंथ होगी, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है अपन को, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, राइट। अब अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास ये √T/μ, ये जो 4 है इसको अपन बाहर ले लेंगे, तो ये बाहर 2 आ जाएगा अपने पास, है ना, तो बाहर ये 4 तो है ही, और ये इंटू 2 कर देंगे अपन इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4l कैंसिल हो जाएगा, √T/μ कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा यहाँ से, ये 2 × 2 क्या बन जाएगा अपना, 4 बन जाएगा। तो ये 4 जो है अपना, ये 2 × 2 जो 4 बना अपना, ये चला जाएगा अपना LHS में, तो 4 टाइम्स 2 × n+1, और इधर आएगा 2n+1 और 2m+1। अब इधर देखेंगे तो ये वाली टर्म तो हमेशा 4 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 1 इवन आएगा, 4 × 2 3 4 5 कुछ भी करो, ये वाली टर्म LHS आपके पास हमेशा इवन रहने वाली है। और यहाँ पे आप 1 2 3 4 कुछ भी पुट करो, ये वाली टर्म हमेशा ऑड रहने वाली है, तो कभी इवन ऑड नंबर के बराबर हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ऐसी सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे एंटी नोड बन जाए, ठीक है ना। तो इसलिए अपना जो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। वैसे भी अगर अपन देखिए, अगर यहाँ पे रस्सी बंधी हुई है तो एंटी नोड कैसे बन सकती है, ठीक है ना, स्ट्रिंग हिंज्ड है तो एंटी नोड नहीं बनेगी, राइट। तो अगर डी वाला पार्ट भी देख लेते हैं, डी वाला कह रहा है नो वाइब्रेशनल मोड विद एन एंटी नोड एट ओ इज पॉसिबल फॉर कंपोजिट स्ट्रिंग। बिल्कुल सही बात है, हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि यार अगर आप रस्सी को बांधोगे तो वहाँ पे आपके पास एंटी नोड नहीं बनेगी, यहाँ पे भी नहीं बनेगी एंटी नोड, और यहाँ इनफैक्ट पी और क्यू पे भी आपके पास एंटी नोड नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ हमने रस्सी को बांध दिया ना, तो इसलिए वहाँ पे एंटी नोड नहीं बनेगी। तो दिस इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्वेश्चन कह रहा है सोर्स है एक साउंड का 240 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, एंड ऑब्जर्वर ओ एंड सोर्स आर मूव टुवर्ड्स ईच अदर। तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या है, ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, दोनों एक दूसरे की तरफ v स्पीड से आ रहे हैं, ठीक है, और जो सोर्स है उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है 240 हर्ट्ज़ की, ठीक है, और उसको सुनाई देती है, ऑब्जर्वर को सुनाई देती है एपरेंट फ्रीक्वेंसी 288 हर्ट्ज़ की। ये तो फर्स्ट सिचुएशन है। फिर दूसरी सिचुएशन में क्या क्वेश्चन हमको बोल रहे हैं कि सोर्स फिर से v स्पीड से और ऑब्जर्वर भी v स्पीड से एक दूसरे दूर जा रहे हैं, तो उसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ऑब्जर्वर को, ये क्वेश्चन है अपना। तो फर्स्ट सिचुएशन में अपने को ये डेटा गिवन है, आपको पता है डॉपलर्स इफेक्ट से अपन फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर्मूला अपना बनेगा एपरेंट फ्रीक्वेंसी का इक्वल्स टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे प्लस हो जाएगी वेलोसिटी, और यहाँ पे माइनस हो जाएगी वेलोसिटी, क्योंकि जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी उसने इंक्रीज़ होना है। तो न्यूमरेटर में अपन सोर्स की वेलोसिटी लेते हैं, तो सोर्स की वेलोसिटी c से प्लस हो जाएगी और ऑब्जर्वर की c से माइनस होगी, तो बिकॉज दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो दिस इज़ द फार्मूला विच इज़ वेरी जर्नल। वैल्यूज़ पुट करेंगे f0 की और f0 की, तो ये इक्वेशन बन जाएगी अपने पास। यहाँ से अपन c+b/c-v की वैल्यू निकाल लेंगे, 240 नीचे चला जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेम सेकंड जो अपना केस है उसकी इक्वेशन लिखेंगे, तो f0 हो जाएगी इस सिचुएशन में, जो इसको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी होगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी c-v क्यों, क्योंकि सोर्स जो है वो दूर जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, है ना, उसके मोशन से, एंड ऑब्जर्वर भी दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, इसलिए डिनोमिनेटर में +v आएगा। सो ओवरऑल ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा। f0 अपन को पता ही है 240 है, और c-v/c+v की वैल्यू अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करने के बाद 200 हर्ट्ज़ हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। थैंक यू। सो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं क्वेश्चन कह रहा है डिस्क ऑफ मास m रेडियस r इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे एक डिस्क है आपके पास, मास m है, रेडियस r है,
ए डैश के अबाउट ये डिस्क घूम रही है। और इसके ऊपर एक और डिस्क है। ये जो डिस्क है इसकी रेडियस r/2 है, इसका मास m है। ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। यहाँ पे कोई मोटर लगी है, वो मोटर इसको घुमा रही है, ठीक है। तो इसके घूमने से क्या होता है, इस वाले डिस्क के घूमने से ये भी डिस्क रोटेट करती है, ठीक है। तो जो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो ओमेगा/n होती है। तो n हमको पता लगाना है कितना होगा। तो देखो यहाँ पे कोई मोटर लगा रखी है, जिससे ये डिस्क हम मान लेते हैं कि चलो ये वाली जो डिस्क है हमारी, हम मान लेते हैं कि रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेट ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप एक डिस्क पे खड़े हो जाओ ना, एक डिस्क पे खड़े हो जाओ, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगो, आप ऐसे घूमने लगो, तो डिस्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगी ना। तो यहाँ पे इस कंडीशन में आपको पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व हो जाएगा। तो अगर ये वाली डिस्क आपकी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो ये वाली डिस्क आपकी क्लॉकवाइज घूमेगी। और लेट इसका एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा/n है, उसको हम ओमेगा डैश मान लेते हैं। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा। और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियली तो कोई नहीं चल रहा था, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा 0 के बराबर। तो फाइनल वाला भी 0 के बराबर होगा। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं। ध्यान से देखेंगे तो ये डिस्क अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, IC ओमेगा, ठीक है। तो इसका IC कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया तुम्हारा I ओमेगा। I हो गया, डिस्क है हाफ m रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है r/2, तो r²/4 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इस डिस्क को एक पॉइंट मास के जैसे ट्रीट करूं m, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा होगा कि छोटी वाली डिस्क बड़ी वाली डिस्क के ऊपर शुरू में यहाँ पे होगी, छोटी डिस्क घूम के यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, क्योंकि बड़ी वाली डिस्क के ऊपर है ना। तो बड़ी वाली डिस्क तो ऐसे घूम रही है, तो छोटी वाली डिस्क अपने एक्सिस के अबाउट भी घूम रही है, और इस एक्सिस के ए डैश के अबाउट भी घूम रही है, ऐसे घूम रही होगी। तो क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रही है तो माइनस का साइन आएगा। और इसको मैं एक पॉइंट मास के जैसे ट्रीट कर सकता हूँ। तो एक मास r रेडियस के अबाउट घूमता है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, mr²। और एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, I ओमेगा डैश, क्योंकि ये मास इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है ओमेगा डैश एंगुलर वेलोसिटी से। तो इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा माइनस के साइन के साथ, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो mr² ओमेगा डैश। दूसरा, ये डिस्क खुद तो घूम ही रही है, तो इसका पूरी डिस्क का इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम माइनस के साइन के साथ, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो इस तरह से इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट I ओमेगा डैश, I हो जाएगा mr²/2 इंटू ओमेगा डैश। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं अपन। m कैंसिल हो गया, r² कैंसिल हो गया, इधर बचेगा ओमेगा/8, 4 2 8 हो गया। इधर सॉरी, ये मिडल वाली टर्म में ओमेगा डैश बचेगा, और ये वाली टर्म में ओमेगा डैश/2 बचेगा, तीसरी टर्म में। इसको सॉल्व करेंगे और RHS में ले जाते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ओमेगा डैश प्लस ओमेगा डैश/2, 3/2 ओमेगा डैश हो जाएगा, 2 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, 4 3 12, तो ओमेगा डैश आ जाएगा ओमेगा/12। तो अपना आंसर हो जाएगा n बराबर 12। थैंक यू। 4 आइडेंटिकल थिन स्क्वायर मेटल शीट्स। तो 4 अपने पास स्क्वायर मेटल शीट्स हैं, जिनकी साइड A है और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d गिवन है, और शीट्स का नाम है S1 S2 S3 S4। और इनके बीच में जो है वो एयर है, तो परमिटिविटी फ्री स्पेस की गिवन है अपन को यहाँ पे। और एक जो कॉम्बिनेशन है, ये एक शीट और 2 शीट, ये कॉम्बिनेशन बनेगा कैपेसिटर का। इसका कैपेसिटेंस C0 मान रखा है, जो कि ε0a²/d है। तो इसमें अपन करते हैं ऑप्शंस की मैचिंग। लिस्ट 1 है अपने पास, PQRS 4 ऑप्शन,
लिस्ट 2 में 1 2 3 4 5 5 ऑप्शन। अब क्या करूँ मैं, जो फर्स्ट पी है इसको रीड करता हूँ। कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4 विद S2 एंड S3 नॉट कनेक्टेड। तो S2 S3 को हटा दो। तो ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट, अपन ना इसका फ्रंट व्यू देखेंगे। तो मैंने ये जो प्लेट है इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये फ्रंट व्यू में ऐसे दिखेगी प्लेट, ठीक है। तो इन दोनों प्लेट्स को तो हटा दिया अपन ने। तो ये 4 प्लेट्स हैं अपने पास, S2 S3 हटा दो, सिर्फ ये दोनों प्लेट्स हैं। तो इन दोनों का कैपेसिटेंस कितना होगा? तो देखो, दो एडजेसेंट प्लेट्स के बीच में कैपेसिटेंस बन रहा था एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाय डी, ठीक है। जिनके बीच में डी सेपरेशन थी, एप्सिलॉन नॉट मीडियम था, ए स्क्वायर इनका एरिया था। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बढ़ जाएगा, डी प्लस डी प्लस डी 3D हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई 3D, ए क्या होगा यहाँ पे, ये एरिया होगा, और एरिया कितना होगा अपना, एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या है अपना, ये पूरा का पूरा अपना सी नॉट है। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, C0/3, ठीक है। तो C0/3 ये इसके साथ मैच कर जाएगा। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4 विद S2 S3 शॉर्टेड। तो S2 और S3 को शॉर्ट कर दिया, यानी कि S2 और S3 को एक वायर के साथ जोड़ दूँ। अगर मैं S2 और S3 को एक वायर के साथ जोड़ दूँ तो ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में S1 और S2 के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बनेगा, ये बताना है अपन को। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन सभी प्लेट्स की नंबरिंग कर लेते हैं। देखो, प्लेट्स के फेसेस की 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये जो प्लेट्स के फेसेस हैं यही कैपेसिटेंस बनाएंगे, बाहर वाले किसी के साथ कैपेसिटर नहीं बनाएंगे, ठीक है। इस प्लेट को मैं S1 वाली प्लेट को X वोल्ट पे मान लेता हूँ, तो दोनों तरफ X वोल्ट रहेगा। इसको V वोल्ट पे मान लेता हूँ, S2 वाली प्लेट को। और S3 वाली प्लेट भी V वोल्ट पे होगी, क्योंकि दोनों को टच कर रखा है, तो दोनों सेम पोटेंशियल पे रहेंगी। और S4 वाली प्लेट की बात करूँ तो इसको Y वोल्ट पे मान लिया, तो दोनों तरफ Y वोल्ट रहेगा, ठीक है। अब डायग्राम बनाता हूँ इसका। तो X से शुरू होके Y तक जाना है मेरे को। तो X से शुरू होता हूँ, तो X से शुरू होते पे मेरे को कौन मिलता है, X वोल्ट वाली प्लेट मिलती है फेस नंबर 1। तो फेस नंबर 1 फेस नंबर 2 के साथ पोटेंशियल कैपेसिटर बना रहा है। तो फेस 1 और फेस 2 मिलके कैपेसिटर बना रहे हैं। और जो 2 वाला फेस है वो कितने वोल्ट पे है, वो V वोल्ट पे है। तो 2 वाला जो प्लेट है उसको V वोल्ट पोटेंशियल के साथ जोड़ देंगे। अब फिर आता है 3 फेस, है ना, कैपेसिटर का थर्ड फेस, जो एक और कैपेसिटर बन रहा है, मतलब वही कैपेसिटर बन रहा है, लेकिन प्लेट कौन सी है, प्लेट नंबर 4 है। तो 3 और 4 मिलके कैपेसिटर बना रहे हैं, और 3 और 4 दोनों V वोल्ट पे हैं। तो यहाँ पे भी V वोल्ट है, तो ये 3 वाली प्लेट लगा दी। इसके साथ में एक और वायर निकाली और उसको भी V वोल्ट पे रख दिया, तो ये प्लेट नंबर 4 हो गई। तो ये तो दोनों तरफ सेम वोल्टेज हो गया, तो ये कैंसिल ही हो जाएगी अपनी। तो ये वाला जो कैपेसिटर बनेगा अपना, वो कैंसिल हो जाएगा, नहीं बन पाएगा वो अपना, ठीक है ना। एनर्जी स्टोर नहीं होगी, तो इसका कोई यूज़ ही नहीं है, यूज़लेस है ये। अब बात करते हैं V वोल्ट पे फेस नंबर 5 है। तो यहाँ से एक और तार निकालेंगे और फेस नंबर 5 को यहाँ बना देंगे कैपेसिटर का, एक प्लेट का एक फेस यहाँ लग जाएगा। ये किसके साथ कैपेसिटेंस बना रहा है, ये इस वाली प्लेट के 6th फेस के साथ, जो कि Y वोल्ट पे उसके साथ कैपेसिटर बना रहा है। तो 5 6 के साथ कैपेसिटर बना रहा है, और 6 किस पे है, 6 सीधा जुड़ा हुआ है Y वोल्ट से, ठीक है। तो अपने पास कितने कैपेसिटर हो गए, ये तो यूज़ में नहीं है, आपको दिख रहा है कि ये कैसे कनेक्शन हो गया, ये सीरीज़ कनेक्शन हो गया। तो एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट A/D। कैपिटल A जो है वो किसके बराबर है, कैपिटल A स्क्वायर के, स्मॉल a स्क्वायर के बराबर है। तो एप्सिलॉन नॉट A/D, इसका भी होगा एप्सिलॉन नॉट A/D। सीरीज़ में क्या हो जाता है, C और C, ये भी C0 है, ये भी C0 है, तो C0/2 हो जाएगा अपना। यहाँ मैं C0 लगा देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना C0/2। C0/2 आ रहा है अपना, ये सेकेंड वाला, तो इसका इसके साथ मैच हो गया। अगला वाला देखते हैं अपन। और द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S3 विद S2 एंड S4। S1 और S3 के बीच में कैपेसिटेंस निकाल लें, यानी कि एक टर्मिनल ये है और दूसरा टर्मिनल ये है अपना, ये वाला Y मान लेते हैं, ये Z मानते हैं। इनके बीच में कैपेसिटेंस निकालना है, और S2 और S4 को क्या कर दिया अपन ने, शॉर्ट कर दिया। तो S2 और S4 को एक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया, ये शॉर्टिंग हो गई इनकी। तो फिर से वही प्रोसेस करेंगे जो पहले किया था अपन ने। फेसेस की नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। फेसेस को वोल्टेज देंगे, ये Y पे, इसका पता नहीं है, इसको X पे मान लेंगे, दोनों X पे रहेंगे ये, ठीक है। ये X पे है तो ये भी पूरा X पे रहेगा, राइट। इसका पता नहीं है तो Z मान लेते हैं इसका। अब Y से शुरू करते हैं और Z तक जाएंगे। तो Y से शुरू करते हैं, फेस 1 फेस 2 के साथ
कैपेसिटर बना रहा है, फेज़ 1 है वाई पे और फेज़ 2 है एक्स पे। तो फेज़ 1 बनाया, फेज़ 2 बनाया और उनको एक्स टर्मिनल तक ले गए। फिर उसके बाद 3 4 के साथ बना रहे कैपेसिटेंस। तो ये 3 के बाद एक और फेस लगाया, फिर 4 एक और फेस लगाया और 4 किस पे है, 4 जेड पे है और जेड अपना लास्ट टर्मिनल है, तो 4 को जेड पे जोड़ दिया। फिर 5 और 6 की स्टडी करते हैं। 5 और 6 भी जेड एक्स है, इधर भी देखो 3 और 4 के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस जेड एक्स है, 5 और 6 के अबाउट भी जेड एक्स है। तो यहाँ से एक्स से एक और वायर निकालेंगे और एक्स पे कौन है, 6 वाला है, तो 6 वाला यहाँ लगाया और जेड पे कौन सा है, 5 वाला, यहाँ 5 लगाया और जेड पे जोड़ दिया, यानी कि ये दोनों पैरेलल में लगे हैं। ठीक है, और हो गया हमारा पूरा। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो ये दोनों सी नॉट दिए हुए अपन को, सी नॉट। तो सी नॉट पैरेलल में क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके हो जाएगा 2 सी नॉट, है ना। और 2 सी नॉट और सी नॉट ये आपके सीरीज़ में है, तो 2 सी नॉट और सी नॉट आपका बन जाएगा 2 सी नॉट बाई 3। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। तो ये अपना आ जाएगा 2 सी नॉट बाई 3। तो 2 सी नॉट बाई 3 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 4th में आ रहा है, तो ये आर का 4th हो जाएगा। लास्ट देखते हैं, लास्ट वाला ऑप्शन है अपना कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S2। तो S1 और S2 के बीच में निकालना है, ये रहा S1 ये रहा S2, इन दोनों के बीच में। तो एक टर्मिनल ये वाला लेंगे, दूसरा टर्मिनल ये वाला लेंगे और विद S3 शॉर्टेड टू S1। तो S3 और S1 को शॉर्ट कर दिया और S2 और S4 को, तो S2 और S4 को शॉर्ट कर दिया, उनके साथ में एक वायर लगा दी। ठीक, फिर से वही प्रोसेस, फेसेस की नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, फिर फेसेस को वोल्टेज दे दो। यहाँ x लिखा है तो इसको x वोल्ट पे मान लो, ठीक है, और इसको y वोल्ट पे मान लो। या अगर ये वाली प्लेट आपकी पूरी x वोल्ट पे है तो ये वाली भी पूरी इधर उधर दोनों तरफ x वोल्ट आएगा। ये वाली प्लेट, ये वाला वाई टर्मिनल है ना, तो इसको मैंने वाई वोल्ट पे मान लिया, दोनों फेसेस वाई वोल्ट पे है, तो इसके साथ के ये दोनों फेसेस भी वाई वोल्ट पे रहेंगे आपके। ठीक है, अब डायग्राम बना लेते हैं इसका। वैसे तो बिना डायग्राम बनाए हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों फेस मिलके कैपेसिटेंस बनाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस एक्स वाई, इधर भी पोटेंशियल डिफरेंस एक्स वाई, इधर भी पोटेंशियल डिफरेंस एक्स वाई, तो एक्स वाई यानी कि तीनों पैरेलल में होंगे। तो ये ऐसा डायग्राम बन जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था वैसे डायग्राम बना सकते हैं। और ऐसा डायग्राम बनेगा 1 4 5, ये फेज़ 1 4 और 5 तीनों एक्स वोल्ट के साथ कनेक्टेड हैं। 2 3 और 6, 2 3 और 6 तीनों वाई के साथ कनेक्टेड है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हमको ये पूछ लेता है क्वेश्चन में कि 3 प्लेट पे कौन सा चार्ज आएगा, तो उसमें ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, तब आप वो भी निकाल सकते हैं। फ़िलहाल इसमें तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आता है तो अच्छी बात है। तो ये आपका सी नॉट 3 सी नॉट हो जाएगा। सो दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। A light ray is incident on the surface of a sphere of refractant x at an angle theta naught. तो लाइट की रे थीटा नॉट एंगल पे इंसिडेंट करती है, एक स्फेरिकल सरफेस है जिसका रिफ्लेक्टेंट एक्स है एंड पार्शली रिफ्रैक्ट्स इनटू द स्फीयर विद एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाई नॉट। तो फाई नॉट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाई नॉट है एंड पार्टली रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द बैक सरफेस, देन रिफ्लेक्टेड रे इमर्जेस आउट स्फीयर आफ्टर पार्शियल रिफ्रैक्शन। तो पहले क्या हो रहा है, इसका डायग्राम बना लेते हैं अपन। डायग्राम में है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपन ने एक स्फेयर बनाया, स्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, लाइट की रे गई है ना, और ये बना दी अपन ने यहाँ पे नॉर्मल रे। देखो नॉर्मल रे जो बनेगी ना वो स्फेयर के परपेंडिकुलर होगी। कोई भी रे जो स्फेयर के परपेंडिकुलर होगी वो स्फेयर के सेंटर से ज़रूर पास होगी, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये सेंटर से पास हो रही नॉर्मल रे, ये इंसिडेंट रे, और ये एंगल बन गया अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपन को दे रखा है, देखो फाई नॉट अपन को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा है। ये लाइट रे गई यहाँ पे, रिफ्रैक्ट हो गई, फिर यहाँ से पार्शली रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है ना, तो अब अपने पास ये वाला जो है ये तो रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई। ठीक है, तो ये साइड आ रहा है, ये साइड आ रहा है, तो रे जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला एंगल अगर फाई नॉट है तो ये वाला एंगल भी फाई नॉट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे TIR हो जाता है ना, अब वापस कुछ रे वापस अंदर आ जाती है सेम मीडियम में। तो जब लाइट की रे वापस रिफ्लेक्ट होकर इस मीडियम में आती है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो अपन को पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आई और आर बराबर होगा, तो ये भी फाइन नॉट हो गया। अब वापस लाइट की रे यहाँ स्ट्राइक करती है, अब ये फिर से आर है, रेडियस है ये भी रेडियस है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे ना, तो ये भी फाइन नॉट बनेगा। और फिर से अगर ये फाइन नॉट बनेगा तो लाइट के बाहर रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और जब रिफ्रैक्ट होगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका ये थीटा नॉट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, ये आपकी नॉर्मल रे बनेगी। ठीक है, तो जितने एंगल से लाइट की रे अंदर आई थी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ इमरजेंस, ये दोनों आपके हमेशा सेम रहेंगे, क्योंकि आपने ग्लास स्लैब में भी पढ़ा होगा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में, उसमें जब लाइट की रे एयर से जाके फिर से एयर में निकलती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस जो होते हैं वो बराबर होते हैं, लाइट की रे पैरेलल भी होती है। और अपन लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी से भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा नॉट है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाई नॉट है, तो वाइस वर्सा अपोजिट भी ट्रू होगा। तो यहाँ पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस फाई नॉट हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, थीटा नॉट हो जाएगा। स्नेल्स लॉ लगा के भी इसको चेक कर सकते हैं, यही आएगा। तो ये तो हमारा इसमें गिवन डेटा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि द रे partially refracts into sphere with angle phi naught and then partly reflects back from the back surface. So back surface से reflect करी, the reflected ray then emerges out from sphere after a partial refraction. तो ये emerge out हो गई, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है total angle of deviation made by incident ray is alpha. तो alpha जो है वो आपका वो एंगल ऑफ डेविएशन है इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में, ठीक है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है अपने, तो एंगल ऑफ डेविएशन आपका यहाँ पे अल्फा दे रखा है। तो देखो एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ कहाँ दिखेगा, सीधा डायग्राम में आऊँ मैं अगर, तो लाइट की रे ऐसे जा रही थी, ऐसे जानी चाहिए थी, ब्लू कलर से मैंने शो कर रखा है यहाँ पे, तो ऐसे ना जाके ऐसे चली गई, तो ये डेविएट हो गई, तो ये फर्स्ट एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। फिर ये लाइट की रे ऐसे जा रही थी, अब ऐसे ना जाके ऐसे चली गई, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन दूसरा आ गया, ठीक है ना। अब ऐसे जा रही थी और ऐसे ना जाके ऐसे चली गई, तो ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन हो गया तीसरा। तो ये टोटल हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। ये तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो हमारे पास अल्फा यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ये पूरा थीटा नॉट है तो ये भी पूरा थीटा नॉट होगा, इसमें से ये फाई नॉट है, तो ये बचा हुआ क्या होगा, ये होगा आपका थीटा नॉट माइनस फाई नॉट, है ना। पूरा का थीटा नॉट, इसमें से फाई नॉट हटा दो तो डेल्टा 1 बचेगा। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने। अच्छा, ये पूरा का पूरा आपका कितना है 180, 180 में से 2 फाई नॉट हटा दो तो ये वाला बच जाएगा आपके पास डेल्टा 2, तो पाई में से 2 फाई नॉट हटा दो, ऐसे यहाँ पे आ जाए तो ये अपना एंगल डेल्टा 3 है। ये कितना है, ये पूरा का पूरा अपना एंगल फाई नॉट है, ये भी पूरा का पूरा फाई नॉट ही होगा, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा थीटा नॉट है, सॉरी ये पूरा का पूरा थीटा नॉट है। थीटा नॉट में से ये वाला पार्ट हटा देते हैं और ये छोटा वाला पार्ट फाई नॉट के बराबर है, ठीक है। तो पूरे में से थीटा नॉट में से फाई नॉट हटा देंगे तो ये वाला मिल जाएगा अपन को। तो थीटा नॉट में से फाई नॉट हटाएंगे तो डेल्टा 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करने पर पास अपने पास बचेगा 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट प्लस पाई, ये आ जाएगा अपना अल्फ़ा के बराबर, ठीक है। तो अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट प्लस फाई, ये अपनी एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन अपन लिखते हैं, ये जो हमारा सरफेस है यहाँ पे अपन लगाते हैं स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पे एयर है तो 1 इंटू साइन थीटा नॉट, ठीक है ना, इंटू साइन थीटा नॉट इस मीडियम के लिए इक्वल्स टू n, इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n है, n इंटू साइन फाई नॉट, n इंटू साइन फाई नॉट। ये अपनी दो इक्वेशन बन गई। अब अपन को क्या करना है, जो यहाँ पे डेटा दे रखा है ना p में, उसको q के साथ मैच करते चलो, ये लिस्ट 2 के साथ मैच करते चलो p वाले डेटा को। तो p अगर मेरा 2 है, अल्फ़ा 180 है, तो थीटा नॉट क्या क्या हो सकता है, 30 0 60 0 45 0 150 0 क्या हो सकता है, एक एक के साथ चेक कर लेंगे। तो n को 2 ले लो और अल्फ़ा को 180 मान लो। तो देखो n को 2 ले लिया मैंने, ठीक है ना। अब मैंने अगर n को 2 माना और चलो मान लेता हूँ कि मेरा थीटा नॉट 30 डिग्री है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ थीटा नॉट की हैं। तो अगर मेरा n 2 है और थीटा नॉट 30 है तो मेरा अल्फ़ा 180 आना चाहिए। इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके कैसे भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि n को 2 मान लिया, अल्फ़ा को 180 मान लिया, तो थीटा नॉट 30 आ गया। या ऐसे कर लूँ, n को 2 मान लिया, थीटा नॉट को 30 मान लिया, तो अल्फ़ा 180 आ जाए। ऐसे भी कर सकते हैं चेक।
तो मैंने n को 2 माना, थीटा नॉट को 30 माना। अब ये दो इक्वेशंस हैं मेरे पास, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं अपन। n बराबर 2, n यहाँ पे 2 लिख दिया अपन ने, थीटा नॉट की जगह 30 पुट कर दिया, साइन 30 क्या होता है 1/2 बराबर 2 इंटू साइन फाई नॉट। तो साइन फाई नॉट बराबर क्या आ गया 1/4। अब साइन फाई नॉट 1/4 आया, तो यानी कि फाई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इन्वर्स 1/4। तो मैं अगर फाई नॉट की जगह साइन इन्वर्स 1/4 पुट करूँ तो अल्फ़ा 180 बनता है क्या, नहीं बन रहा, इसको सॉल्व करने से नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ से कुछ भी बात अपनी मैच नहीं कर रही है, तो इसलिए अपना ये ऑप्शन 30 डिग्री वाला नहीं बैठ रहा। तो मैं अब 0 डिग्री लेके चेक कर लेता हूँ, ठीक है, थीटा को 0 डिग्री। तो अब देखो थीटा को मैंने 0 डिग्री माना, अब इस इक्वेशन में पुट करता हूँ थीटा को 0 डिग्री, n को 2, तो साइन 0 बराबर n साइन फाई नॉट, ठीक है। तो साइन 0 0 होता है, तो फाई नॉट क्या आ गया 0 डिग्री आ गया, ठीक है। अब फाई नॉट मेरा 0 डिग्री आ गया। अब फर्स्ट इक्वेशन को देखो, फर्स्ट इक्वेशन में फाई को 0 कर देता हूँ मैं, तो क्या आएगा मेरा 2 थीटा नॉट। थीटा नॉट कितना मान रखा था अपन ने 0 डिग्री, तो थीटा भी 0 मान रखा था, फाई 0 आ गया, तो अल्फ़ा बराबर क्या आ गया पाई आ गया। ये बात मैच कर गई, यानी कि अल्फ़ा 180 होगा, अल्फ़ा 180 होगा जब n2 है, उस कंडीशन में थीटा नॉट क्या होना चाहिए 0 डिग्री। तो 30 का तो मैच नहीं करा, लेकिन 0 का कर गया, तो इसलिए P वाले के लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 5। मैं 60, 45 और 150 के लिए भी सेम पैटर्न में चेक करूँगा, आंसर नहीं मैच करेगा, सिर्फ 0 के लिए करेगा, इसलिए P का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5। तो A या B में से एक रिज़ल्ट होगा। अब अगला Q के लिए मैच कर लेते हैं अपन। ऐसे ही हम लोग जब थीटा नॉट को 60, 45, 150 के लिए चेक करेंगे तो चीज़ें मैच नहीं करती हैं, राइट। अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट पे। जो Q वाला पॉइंट दे रखा है उसमें दे रखा है कि n√3 के बराबर है, तो अल्फ़ा 180 है, उसमें से n√3 अल्फ़ा 180 है, तो 30 0, 60 0, 45 0 सब चेक करना पड़ेगा। तो 0 तो हर कंडीशन में फॉलो होता ही है, ये तो अपन को पता लग गया कि 0 डिग्री तो है ही है ना। तो अब 30 के लिए चेक कर लेते हैं, तो पहले मैं 60 के लिए चेक कर लेता हूँ, राइट। तो थीटा नॉट 60 ले लेता हूँ, n को √3 ले लेता हूँ, तो अल्फ़ा क्या आना चाहिए 180 बनना चाहिए। तो अपने पास पीछे इक्वेशन थी, तो साइन थीटा नॉट बराबर n साइन फाई नॉट, तो साइन 60 हो गया √3/2, √3 आ गया, साइन फाई नॉट √3 कैंसिल, तो फाई नॉट क्या आ गया अपना 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तो अपने पास जो पीछे फर्स्ट इक्वेशन थी, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन, अल्फ़ा बराबर 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट प्लस पाई, 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट प्लस पाई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो सॉल्व करने पे देखो क्या आ रहा है अपने पास, ये 120 माइनस 120 अल्फ़ा 180 आ गया, मतलब कंडीशन मैच करी अपनी। तो अपना जो Q वाला ऑप्शन है ये सेकंड वाले के साथ मैच कर रहा है, Q वाला, ठीक है ना। तो 5 P5 और Q2, बाकी और कोई R1 के साथ कर जाएगा, S4 के साथ कर जाएगा, सेम पैटर्न से अपन ने चेक करना है इस इक्वेशन से। तो दिस इज़ द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू। तो क्वेश्चन अपन को कह रहा है कि द सर्किट शोन इन द फिगर कंटेन्स एन इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर ऑफ विद आइडियल बैटरी। तो ये कैपेसिटर है आपके पास, ये इंडक्टर है, ये बैटरी है, ये रजिस्टर है, और दो स्विच हैं आपके पास K1 K2। क्वेश्चन बोल रहा है इनिशियली बोथ कीज़ आर ओपन, तो इनिशियली दोनों कीज़ ओपन है आपके पास, एंड देयर इज़ नो चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है। यहाँ से अब आगे कंडीशन स्टार्ट होती है, एट एन इंस्टेंट K1 is closed and immediately after this current in R0 is found to be I1। तो आप इमीडिएटली इस की को क्लोज करते हो और सर्किट में करंट आ जाता है I1। तो यहीं तक अपन क्वेश्चन को रीड किया, इसका फर्स्ट पार्ट अपन सॉल्व कर लेते हैं, I1 निकाल लेते हैं। तो देखो ये तो की ओपन है, तो यहाँ तो कुछ करंट जाएगा नहीं, है ना, तो ये वाला सर्किट तो भी काम में नहीं आएगा। ये की क्लोज़ है, तो ये वाला सर्किट अपना काम में आएगा। जैसे ही अपन की क्लोज़ करेंगे, जैसे ही अपन की क्लोज़ करेंगे क्या होगा, जो इंडक्टर होता है वो कैसे बिहेव करता है ओपन सर्किट के जैसे, ठीक है ना। जैसे ही की क्लोज़ करते हैं एट टाइम t इक्वल्स टू 0 इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ ओपन सर्किट। तो जहाँ इंडक्टर लगा हुआ है, जहाँ इंडक्टर लगा हुआ है वहाँ पे अपन एक ओपन सर्किट लगा देते हैं, 2 TV वायर लगा देते हैं। तो ये बैटरी एज इट इज़ बना दी अपन ने 20 वोल्ट की। फिर अपना रजिस्टर आ गया, इंडक्टर की जगह ओपन सर्किट, और ये की क्लोज हो गई। अब इस सर्किट में करंट कितना जाएगा, करंट जाएगा ही नहीं क्योंकि सर्किट ओपन है।
तो करंट रहेगा अपना I1 बराबर 0। तो अपना ऑप्शन यही है, एंड टू एंड पहले मैच कर लेते हैं। तो I1 जो करंट है, द वैल्यू ऑफ I1 इन एम्पियर इज दैट इज़ 0। तो P हो गया 1, P1 हो गया अपना, ठीक है, P1 और P1। अगला पॉइंट अपन रीड करते हैं और नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द करंट अटेन्स अ स्टेडी स्टेट वैल्यू I2। तो जब ये की को क्लोज हुए बहुत लॉन्ग टाइम हो गया तो करंट यहाँ पे I2 हो जाता है इस सर्किट में। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम यानी कि t इक्वल्स टू इन्फिनाइट टाइम पे इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, इंडक्टर बिहेव करता है एक वायर के जैसे, ठीक है। तो इंडक्टर की जगह जस्ट एक वायर लगा देते हैं अपन। तो अपन इंडक्टर की जगह एक वायर लगा दी, बाकी वही बैटरी वही रजिस्टर। तो करंट I2 है इस कंडीशन में, तो I क्या होगा, करंट होता है नेट EMF जो कि 20 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज़ 5। तो 4 एम्पियर करंट हो जाएगा, यानी कि जो अपना Q पार्ट है ये वाला, द वैल्यू ऑफ I2 इन एम्पियर इज दैट इज़ 4 एम्पियर। तो Q वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा अपना 3, Q3। तो P1 Q3 हो गया। नेक्स्ट पार्ट रीड करते हैं क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट कह रहे हैं देयर आफ्टर K2 इज़ क्लोज्ड। अब K2 को क्लोज किया जाता है एंड साइमल्टेनियसली K1 ओपन। तो K1 ओपन करने का मतलब ये वाला सर्किट अब अपने काम में नहीं है, अपना ये वाला सर्किट काम कर रहा है। तो K1 इज़ ओपन एंड वोल्टेज अक्रॉस C0 ऑसिलेट्स विद एम्पलीट्यूड V0 एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। तो अपन को एंगुलर फ्रीक्वेंसी और V ये दोनों निकाल रहे हैं। अब अगर जब मैंने इसको क्लोज कर दिया तो ये अपना सर्किट क्या बन जाएगा, LC सर्किट बन जाएगा और LC ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। LC ऑसिलेशन में ओमेगा क्या होता है, 1/√LC के बराबर। तो LB गिवन है, CB गिवन है, 1/√LC करूँगा तो ओमेगा आ जाएगा। तो अपन को R ऑप्शन में ओमेगा ही पूछा है, ठीक है। तो ओमेगा निकाल लेते हैं पहले अपन। तो ओमेगा होगा 1/√LC। ये L की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, ये C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करने में 2000 रेडियन पर सेकेंड या 2 किलो रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। तो R का 2 हो जाएगा अपने पास। तो ये जो R वाला ऑप्शन है इसका सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 किलो रेडियंस में पूछ रहा तो 2 हो जाएगा अपना आंसर। अब जो लास्ट ऑप्शन है वो है अपने पास वैल्यू ऑफ V0। इस पे वोल्टेज कितना आएगा। तो देखो जो एनर्जी इसमें स्टोर होगी वो सारी इसमें एनर्जी स्टोर होगी, मैग्नेटिक एनर्जी, वो इसमें कन्वर्ट होएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, हाफ CV0 स्क्वायर। और इसमें कितनी स्टोर होती है, हाफ LI स्क्वायर, LI2 स्क्वायर, क्योंकि करंट I2 करंट की वजह से इसमें एनर्जी आएगी, ठीक। तो हाफ CV0 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ LI स्क्वायर। तो जो कैपेसिटर की एनर्जी वो इसमें चली जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैपेसिटर की एनर्जी इसमें और इसकी एनर्जी इसमें से ऑसिलेट करेगी एनर्जी, राइट। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से V0 की वैल्यू चाहिए मेरे को। तो V0 क्या हो जाएगा, V0 हो जाएगा √L/C इंटू I2। L और C और I2 तीनों वैल्यूज़ पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तीनों की तीनों। तो 200 वोल्ट आ जाएगा, यानी कि जो S वाला ऑप्शन है अपना उसका करेक्ट मैचिंग हो जाएगी उसकी 5th ऑप्शन के साथ। तो S5 R2 Q3 P1 ये अपना हो गया आंसर। सो दिस इज़ द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, करते हैं जी एडवांस 2024 पेपर 1 का क्वेश्चन बेस्ड ऑन रे ऑप्टिक्स। क्वेश्चन कह रहा है अ ग्लास बीकर एज अ सॉलिड प्लेनो कॉन्वेक्स बेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.60। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 1.60। इसके नीचे ये एक सरफेस है, ये मिरर के जैसे बिहेव कर रहा है, मतलब इसको सिल्वर कर रखा है। और यहाँ पे एक लिक्विड पोर कर दिया हमने, यहाँ पे एक लिक्विड पोर कर दिया इस साइड तक, ठीक है। और इस लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मान लिया। आगे हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने यहाँ O पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी यहाँ से डिस्टेंस है h, जो मैंने यहाँ पे नोट कर रखी है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि हम ये h की वैल्यू क्या हो, ये n की वैल्यू क्या हो कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज भी यहीं बने, ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे रहे और उसकी इमेज भी यहाँ पे बने। तो उनके लिए कौन कौन से ऑप्शंस हमारे सही बैठेंगे ये हमको पता करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वाला सरफेस सिल्वर कर दिया है तो ये पूरा का पूरा सिस्टम किसके जैसे बिहेव करेगा, एक मिरर के जैसे बिहेव करेगा। और कौन से मिरर के जैसे बिहेव करना चाहिए, पर्टिकुलरली ये करना चाहिए बिहेव एक कॉनकेव मिरर के जैसे,
क्योंकि होगा क्या, अगर कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अपन कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन जाती है। तो यानी कि हमको कितनी दूर रखना पड़ेगा, 2f डिस्टेंस पे, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखना पड़ेगा, यानी कि 2f पे रखना पड़ेगा। तो अगर हम 2f दूरी पे इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे इस मिरर के, इस पूरा, ये पूरा का पूरा मिरर है, इस मिरर के 2f पे रखे जाएंगे, यानी कि h बराबर 2f हो जाए, तो हमको ये वो पोजीशन होगी जहाँ पे इमेज वहीं पे बनेगी जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सो दिस सिस्टम विल बिहेव लाइक एन इक्विवेलेंट मिरर। सो देयरफॉर व्हेन वी कीप एन ऑब्जेक्ट ऑन C और u इक्वल्स टू 2f देन इट्स इमेज इज फॉर्म्ड ऑन इटसेल्फ। ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम का फोकल लेंथ निकालते हैं, ये अपना काम है। तो इस सिस्टम में है कौन कौन, एक तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, पहले इसका फोकल लेंथ निकालते हैं, इसको F1 मान लेते हैं। तो प्लेनो कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ होता है, ये अपना जो फॉर्मूला है, लेंस मेकर फार्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1/r1 माइनस 1/2 करते हैं। तो उसको सॉल्व करके अपन डायरेक्ट रिजल्ट, ये आपको याद होना चाहिए कि प्लेनो कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ होता है वो r/μ-1 के बराबर होता है। कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव फोकल लेंथ मानते हैं इसकी, ठीक है। तो r रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्वेश्चन में गिवन है 9 सेंटीमीटर, म्यू भी गिवन है ना, μ-1 करेंगे तो 0 पॉइंट अपने पास आ जाएगा 0.6। तो क्योंकि अपने पास ये म्यू जो है इसका लेंस का वो 1.6 गिवन है, राइट। तो यहाँ से सॉल्व करके 15 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ आ गई प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की। अब ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला पोर्शन मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये क्या बन गया, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन गया, ठीक है। तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो बना है इसकी फोकल लेंथ निकालते हैं, ये बन गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की भी फोकल लेंथ वही होगी r/μ-1, बट नेगेटिव साइन ले लेंगे इसके लिए, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका अपन को n गिवन है, r की जगह वही 9 आ जाएगा क्योंकि कर्वेचर 9 ही है, ठीक है ना। तो ये अपने पास F2 आ गया। अब जो इक्विवेलेंट मिरर बन रहा है ना, मिरर जो बन रहा है, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा अपने थ्योरी कॉन्सेप्ट्स में। तो उसमें जो फोकल लेंथ बनती है उस मिरर की, उसका फॉर्मूला होता है 1/f इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/fm, यानी कि जो मिरर होता है, यहाँ पे मिरर कौन सा बन रहा है, देखो आप, ये प्लेन मिरर बन रहा है ना, ये प्लेन मिरर बन रहा है। तो प्लेन मिरर के लिए ये वाला जो टर्म है अपना कैंसिल हो जाएगा, प्लेन मिरर के लिए कॉनकेव कॉन्वेक्स होता है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, तो ये टर्म तो अपनी हट जाएगी, राइट। तो अब अपन को यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है 1/fm माइनस 2 टाइम्स 1/fl1 प्लस fl2, जितने भी लेंस बन रहे हैं उनकी फोकल लेंथ यहाँ विद साइन सब्स्टिट्यूट करेंगे, ध्यान रखना विद साइन सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं हमेशा साइन को साथ लेके चलता हूँ, फाइनल रिजल्ट भी अपना विद साइन ही आएगा, अच्छा आएगा, देख रहा है। तो ये वाली टर्म अपनी एलिमिनेट हो जाएगी क्योंकि प्लेन मिरर है। तो फॉर वन सरफे ये है, ये जो फॉर्मूला है वो एक सिल्वरिंग ऑफ लेंस के लिए यूज़ आता है, राइट। तो 1/fl की वैल्यू है, fl1 की वैल्यू हो जाएगी 1/15 और fl2 की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, विद साइन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो n-1/9 आ जाएगा अपने पास, सीधा सीधा, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। -2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1/f इक्वलेंट आ जाएगा -16 + 10n/45, यानी कि f इक्वलेंट आ जाएगा 45/-16 + 10n। सीधा मैथ्स है, यहाँ तक कोई फिजिक्स नहीं है, f इक्वलेंट अपन ने निकाल लिया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था शुरू में ही, मैंने आपको बता दिया कि ये जो h होना चाहिए ये किसके बराबर होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ इस पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ के बराबर। तो फोकल लेंथ अपन सिस्टम की निकाल चुके हैं, तो इसको किसके बराबर करते हैं अपन, इसको मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2f हो गया, है ना, ये 2f हो गया आपका, 2f को किसके बराबर कर देंगे अपन, h के बराबर। तो हाइट इतनी होनी चाहिए, तो दिस इज ऑल f एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2f। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 90/-16 + 10n आ जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शंस में जो ए ऑप्शन है, ये वाला ए ऑप्शन है, इसमें n की वैल्यू दे रखी है तो h 50 आ रहा है, तो अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे, n की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा -16 + 14.2। सो सॉल्व करेंगे अपने पास तो आ जाएगा -900/18, जिसको अपन सॉल्व करके फर्दर -50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अपना ए ऑप्शन जो है वो सही बैठ जाएगा। -15 मतलब आपको पता है कॉनकेव मिरर बन गया ना, ये पूरा का पूरा क्या बना, कॉनकेव मिरर बना, क्योंकि कॉनकेव मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी यहीं पे रखा जाता है और इमेज भी यहीं पे बनती है, तो u आपका जो है वो नेगेटिव आएगा और आपका v भी है जो, वो भी आपका इस कंडीशन में नेगेटिव रहने वाला है। तो इसलिए देखो अपना साइन के साथ आंसर आ रहा है, ऑल्दो ऑप्शंस में जो है वो इतना साइन को नहीं दिया, तो अपना ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही अपन, ये h है,
अपने पास है ना 2f, ये 2f है अपना, तो इसको अपन बी वाला डेटा सब्सटीट्यूट करेंगे जिसमें n इतना है, तो h36 आ जाएगा, तो b सही आंसर है। c और d वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो नहीं आएगा, इसलिए c और d आंसर नहीं होंगे। सो दिस इज़ द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। The specific heat of a substance is temperature dependent and is given by C equals to kT. K is constant. T is absolute temperature. If heat requires to raise the temperature of 1 kg of substance from this temperature to this temperature is Nk. The value of N is. तो अपने पास क्या दिया हुआ है अपन को, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वेरिएबल है, टेम्परेचर के साथ बदल रही होती है। तो जब स्पेसिफिक हीट वैसे तो अपन स्पेसिफिक हीट को Q इक्वल्स टू एम सी टी या डेल्टा टी ऐसे लिख लेते हैं, तो यहाँ से C क्या आ जाएगा, Q बाय या डेल Q बाय एम डेल्टा टी, ये अपना C का फॉर्मूला हो जाएगा, डेल Q बाय एम अपॉन डेल्टा टी। ठीक है ना। ये कब यूज़ करते हैं अपन, जब C कांस्टेंट होता है, बदल नहीं रहा होता। लेकिन जब C वेरिएबल होता है तो फॉर्मूला इस फॉर्मूले से एम सी डेल्टा टी से, इस फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो दैट इज़ डी क्यू एम सी डी टी। ठीक है ना, इंटीग्रेशन। तो राइट वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट, सो वी विल गेट टोटल क्यू एंड इंटीग्रेट हमको सी को करना है। सी की वैल्यू अपन को के टी दी हुई है ना, एम बाहर चला जाएगा, सी की जगह वैल्यू पुट करेंगे के टी, टेम्परेचर T1 से T2, राइट। अब टी का डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज़ टी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर अपने पास ये बन जाएगा। मास अपने पास 1 kg है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। टेम्परेचर अपन को केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है, -73, और T2 है 300 केल्विन हो जाएगा अपना। ठीक है ना। इसको अपन किस में कन्वर्ट कर लेंगे, केल्विन्स में। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन, T1 की वैल्यू यहाँ पे और T2 की वैल्यू यहाँ पे जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सॉल्व करेंगे, अपने पास 25,000 K जो है अपना आंसर फाइनल आ जाएगा। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं जी एडवांस्ड 2024 का पेपर 1 का क्वेश्चन 2। क्वेश्चन कह रहा है एन इन्फिनिटी लॉन्ग वायर लोकेटेड ऑन z एक्सिस कैरी करंट I along plus z axis and produces magnetic field B vector. Line integral B dot dl along straight line from this point to this point is given by. तो अपन क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट है यार, देखो 90% बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ना अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। चलो क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास ना ये आप ले लो x एक्सिस, ये ले लो आप y एक्सिस, है ना, और z एक्सिस अपन ने स्क्रीन के अंदर बाहर, प्लस z एक्सिस स्क्रीन के बाहर ले लिया अपन ने। तो करंट ऐसे स्क्रीन के बाहर आ रहा है। तो आपको पता है राइट हैंड थंब रूल से, अगर आप अपने थंब को, राइट हैंड के थंब को z एक्सिस की तरफ पॉइंट करेंगे तो आपकी फिंगर्स इस पैटर्न में कर्ल होंगी, है ना, इस पैटर्न में। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनेंगी यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट। तो क्वेश्चन बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। तो आप दो पॉइंट दिए हुए आपको, एक -√3a, A, तो यानी कि ये x और ये y, और z तो 0 हो जाएगा, z कोऑर्डिनेट 0 हो गया आपके पास, तो यानी कि एक्स वाई प्लेन में ही प्रेजेंट है ये। तो -√3a और a ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके इस वाले पॉइंट के, और दूसरा आपके पास a, तो यहाँ से भी a और यहाँ से भी a दूरी पे आपके पास एक और पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंट के बीच में जो लाइन बन रही है उस लाइन का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, लाइन इंटीग्रल निकालना है, B डॉट डी एल निकालना है। ठीक है। तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा एम्पियर्स लॉ में, वहाँ तो B डॉट डी एल क्लोज इंटीग्रल आता है, इज इक्वल्स टू μ0 टाइम्स करंट एनक्लोज्ड, μ0 टाइम्स करंट एनक्लोज्ड। ठीक है। तो यहाँ पे हमको लाइन इंटीग्रल पूछ रहा है, तो अपन लाइन इंटीग्रल के लिए क्या करते हैं, एम्पियर्स लॉ ही लगाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट पैटर्न यूज़ करते हैं अपन। देखो, तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि जो B डॉट डी एल है वो μ0 टाइम्स करंट एनक्लोज के बराबर है। ठीक है। तो करंट एनक्लोज किस रीजन में निकालूँ मैं यहाँ पे, तो एक्चुअल में मेरे को करंट एनक्लोज किस रीजन में निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को इस स्ट्रेट लाइन के लिए इंटीग्रेट करना है, तो मेरे को करंट इसी रीजन में निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस सर्कुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट। तो मेरे को सिर्फ पर्टिकुलरली क्वेश्चन जो बोलना चाह रहा है वो इस रीजन के लिए बोलना है, तो मेरे को ये एंगल्स निकालने हैं। तो द करंट कवरिंग दिस एंगल आई हैव टू फाइंड, राइट। तो ये एंगल्स कैसे निकालूंगा मैं, सबसे पहले तो मेरे को x और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे पता है, तो x कोऑर्डिनेट मतलब मेरा ये वाला हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाली। तो ये मेरे पास √3a है और ये मेरे पास a है, तो ट्रिग्नोमेट्री से मैं ये निकाल सकता हूँ, ये 60 डिग्री आ जाएगा।
सिमिलरली ये भी मेरे पास ए है और ये भी ए है, तो ये तो डायरेक्ट मेरे पास 45 डिग्री आ गया, ठीक है। अब पूरा एंगल कितना है, पूरा एंगल अपना है 2 पाई रेडियंस, तो बी डी एल को अपन म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज लिख सकते हैं। तो 2 पाई, ये जो 2 पाई पूरा का पूरा एंगल है, इसमें कितना करंट है, आई करंट है, तो यूनिट रेडियन में कितना करंट होगा, आई बाई 2 पाई। तो किसी थीटा एंगल में कितना होगा, आई बाई 2 पाई इंटू थीटा, ठीक है। तो करंट एनक्लोज आई एनक्लोज ही चाहिए मेरे को, तो बस तो आई एनक्लोज निकालने के लिए क्या करूँगा, थीटा मेरे पास यहाँ पे क्या है 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यानी कि पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 3। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे थीटा की जगह पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 3, और सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ जाएगा 7 म्यू नॉट आई बाई 24। सो दिस विल बी दी आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास 5 kg मूव्स अलोंग एक्स डायरेक्शन subject to a force of minus 20x plus 10 Newton, x is in meter. At this time, it is at x equals to 1 meter. Position and momentum at this time is. So, पहले अपन ना इस सिचुएशन को मैप कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या है कि अपने पास एक 5 kg का ब्लॉक है जो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे ओरिजिन से 1 मीटर पे है, ठीक है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि t इक्वल्स टू पाई बाई 4 सेकेंड्स पे उसकी पोजीशन क्या होगी, उसका मोमेंटम क्या होगा। तो यहाँ से इस इक्वेशन से ही देख के समझ में आ रहा है कि फोर्स जो है वो x के प्रोपोर्शनल में है। दिख रहा है ना आपको, फोर्स x के प्रोपोर्शनल में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये ब्लॉक SHM करेगा, क्योंकि जब जब एक्सेलरेशन या फोर्स प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑफ x के, तो उस कंडीशन में अपने पास SHM होता है। अब अपन को ये पता है कि यहाँ पे SHM होएगा, तो अपन इसकी ना इस पर फोर्स देख लेते हैं कि कैसे कैसे फोर्स लग रहा है। अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ ना, तो मेरे पास फोर्स आता है -10 न्यूटन, यानी कि जब ये 1 मीटर पे है तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन है टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर मैं 2 पुट करता हूँ, मतलब यहाँ पे आता है, तब भी फोर्स इस पे इसी डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन अगर मैं x इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ तो +10 न्यूटन आता है, यानी कि जब ब्लॉक यहाँ पे पहुँचता है तो उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे है तो इधर लग रहा है, और यहाँ पे है तो इधर लग रहा है, तो यानी कि बीच में कहीं पे क्या होगी, मीन पोजीशन, ठीक है। और यही तो SHM की क्या होती है, कंडीशन, ठीक है। तो अब ये इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, बीच में कहीं पे क्या आ जाएगा अपने पास, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। तो जब मैं x बराबर 1/2 पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ, x बराबर 1/2, कहाँ पे, इस इक्वेशन में 1/2, तो फोर्स 0 हो जाएगा मेरा। तो फोर्स 0 कहाँ पे होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में फोर्स 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो अपना 1/2 आएगा, यहाँ पे अपनी मीन पोजीशन बन जाएगी, और मीन पोजीशन ही अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, और यहीं पे क्या होता है अपने पास, SHM का मीन पोजीशन होता है, ठीक है। तो ये अपना एक डायग्राम बन गया कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो फोर्स 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, जब यहाँ पे है तो फोर्स 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, और यहाँ से अपन को पता लग गया जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो 1/2 मीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अपन को क्या चाहिए, अपन को पोजीशन चाहिए, इतने टाइम पे क्या पोजीशन होगी और क्या मोमेंटम होगा। अब देखो पार्टिकल यहाँ से शुरू कर रहा है ना टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ से शुरू कर रहा है, तो यहाँ पे जा रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब जा रहा होगा तो मैं उसका टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो SHM के लिए a बराबर -ω² x के बराबर होता है, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ से ये पता लग गया मेरे को कि f इक्वल्स टू -20x + 10, यानी कि एक्सेलरेशन जो होगा, क्योंकि f को ma लिख सकता हूँ, और m अपने पास 5 kg गिवन है, तो यहाँ पे अपना 5 से इसको डिवाइड कर देंगे अपन, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये तो कांस्टेंट है अपना, तो जो एक्सेलरेशन होगा ये एक्सेलरेशन की जर्नल इक्वेशन है, और ये अपने पास जो अपन को इक्वेशन मैथमेटिकल यहाँ पे मिली है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करूँ तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 2 आ जाएगी ना यहाँ से सॉल्व करके, क्योंकि ω² 4 है तो ω2 आ गया मेरे पास। तो मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ, टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/ω, तो यहाँ से टाइम पीरियड आ गया पाई सेकेंड्स, ठीक है। अपन को कब का पूछा है, π/4। अब एक चीज़ देखो, यहीं पे आ जाते हैं अपन, तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे है, तो अगर टाइम t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे है, तो यहाँ पे आने में कितना टाइम लगेगा, इसको आधा टाइम लगेगा, यानी कि π/2 टाइम लगेगा, और यहाँ पे पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, π/4, यानी कि वो इस पोजीशन पे, यानी कि मीन पोजीशन पे कब पहुँच गया, π/4 सेकेंड्स पे। आ रही है बात समझ में। तो जब वो इस पोजीशन पे पहुँचा है तो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट साइड पे जा रहा है, तो यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं और सॉल्व ही नहीं करना,
तो नेगेटिव वेलोसिटी कौन सा, नेगेटिव वेलोसिटी, अगर देखो मोमेंटम क्या होता है एम, तो अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो मोमेंटम भी नेगेटिव होगा, और एक ही ऑप्शन में मोमेंटम नेगेटिव आ रहा है सी वाले ऑप्शन में, तो सी अपना डायरेक्ट आंसर है, अपन को सॉल्व भी नहीं करना है ना। तो पोजीशन क्या होगी π/4 पे 0.5 मीटर, यानी कि यहाँ से 0.5 मीटर पे होगा, और मोमेंटम अपना नेगेटिव, एक ही ऑप्शन आ रहा है -5 kg/s, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट अपन ये आंसर कर सकते हैं। फिर भी मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है तो अपन उसको फर्दर फटाफट देख लेते हैं। तो क्योंकि मीन पोजीशन पे क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन वेलोसिटी, और या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल लो या मीन पोजीशन बोल लो, जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला SHM में होता है ओमेगा ए के बराबर। बेटा ओमेगा भी पता है और ए अपन को पता है, वैल्यू पुट करेंगे तो अपना ये आंसर आ गया। सो दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।